वेलकम टू न्यूज़ एकेडमी चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको एक बच्चे का रिकॉर्ड कैसे हम रीड करते हैं। अब मैं आपसे एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें क्लास में 50 बच्चों का या 60 बच्चों का रिकॉर्ड रीड करना है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा प्रॉब्लम क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू रीड रिकॉर्ड ऑफ एन स्टूडेंट। ये एन का मतलब कि ये कितने बच्चों का रिकॉर्ड रीड करना है। ठीक है, वो हम यूजर से एंटर करेंगे। मान लीजिए एन की वैल्यू अगर मैं इनपुट कराता हूँ 5, तो इसका मतलब मैं क्लास में 5 बच्चों का रिकॉर्ड रीड करना चाह रहा हूँ। अगर एन की वैल्यू मैं इनपुट कराता हूँ 50, तो इसका मतलब मैं 50 बच्चों का रिकॉर्ड रीड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एन विल बी इनपुट बाय द यूजर। अब देखिए, जो मैं बच्चों का रिकॉर्ड रीड करना चाह रहा हूँ उस रिकॉर्ड में कौन कौन से फील्ड होंगे। पहला फील्ड होगा बच्चे का नाम, दूसरा फील्ड होगा बच्चे का रोल नंबर, तीसरा फील्ड होगा बच्चे के मार्क्स और चौथा फील्ड होगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ नाम का कंपोनेंट है ये अपने आप में स्ट्रक्चर होगा। उसका रीजन ये है कि डेट ऑफ बर्थ नाम का जो फील्ड है उसके अंदर खुद 3 कंपोनेंट होंगे, डे, मंथ और ईयर। इसका मतलब ये हमें किस टाइप का क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए अगर क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें रिकॉर्ड रीड करना है। ठीक है, और साथ में एक चीज और कि अगर उस रिकॉर्ड में इस तरह का कोई फील्ड है जैसे डेट ऑफ बर्थ जो अपने आप में क्या हो, स्ट्रक्चर। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सी लैंग्वेज में 2 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर किस लिए यूज करते हैं कि मान लीजिए n स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करना है, और नेस्टेड स्ट्रक्चर किस लिए यूज करते हैं कि अगर कोई ऐसा फील्ड है स्ट्रक्चर में जो अपने आप में एक स्ट्रक्चर हो, यानी कि डेट ऑफ बर्थ इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चर। तो इस तरह हम ये 2 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर मैंने क्या करा इस प्रोग्राम में, सबसे पहले मैंने एक डेट ऑफ बर्थ नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करा जिसके 3 कंपोनेंट लिए डे, मंथ और ईयर। स्ट्रक्ट डीओपी, और उसके अंदर 3 कंपोनेंट लिए डे, मंथ और ईयर। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक, स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, देन सेमीकोलन। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर नाम का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा, ना कोई मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ठीक है, अभी मैंने केवल स्ट्रक्चर क्रिएट करा। अब आइए जरा अब बात करते हैं बच्चे के रिकॉर्ड की। तो बच्चे के रिकॉर्ड के लिए जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था कि अगर किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड रीड करना है तो मैंने उसके लिए एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करा था, है ना। ठीक इस तरह से मैंने यहाँ पर भी एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करा और उसके अंदर मैंने 4 फील्ड लिए। पहला फील्ड नाम, नेम, नाम क्या होगा, नाम किसी बच्चे का क्या होगा, स्ट्रिंग, उसका रोल नंबर इंटीजर, मार्क्स इंटीजर। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसा कंपोनेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर आप पहले ही यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, स्ट्रक्ट डीओबी। ठीक, तो डीओबी नाम का जो स्ट्रक्चर है अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि खाली स्ट्रक्चर क्रिएट करने से मेमोरी में लोकेशंस क्रिएट नहीं होती। तो अगर मैं खाली स्ट्रक्ट डीओबी लिख दूं तो उससे मेमोरी में लोकेशंस क्रिएट नहीं होंगी। मुझे स्ट्रक्ट डीओबी नाम के सामने कोई वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी मेमोरी में लोकेशंस क्रिएट होंगी। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करा और उसके अंदर 4 कंपोनेंट ले लिए, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब देखिए जरा एक चीज बड़ा नोटिस करिए, यहाँ मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो यहाँ पर मैंने क्लोज करा है, जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है जो मैंने क्लोज करा है, उसके बाहर अगर मैं यहाँ केवल एस लिखता, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने एस सबस्क्रिप्ट के अंदर 100, यानी कि मैंने एक एरे लिखा है। अगर मैं केवल एस लिखता, एस 100 ना लिखता, केवल एस, तो उसका मतलब क्या होता कि केवल एक एस नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होता, और वो एस वेरिएबल किस टाइप का होता, स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का, मतलब स्टूडेंट टाइप का। स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल होता एस। अगर मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखता, यहाँ पे एस लिखता, तो केवल स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का क्या वेरिएबल क्रिएट होता, एस। यानी केवल एक बच्चे का रिकॉर्ड रीड कर सकते थे आप, मल्टीपल बच्चों का रिकॉर्ड रीड नहीं कर सकते थे। क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें तो क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद यहाँ पर जो मैंने s लिखा है सबस्क्रिप्ट में मैंने 100 पास करा, यानी कि मैंने एक s नाम का एरे क्रिएट करा। ये जो S100 है
ये क्या है, एक एस नाम का 1D एरे। लेकिन वो जो 1D एरे मैंने क्रिएट करा है उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। क्या है उसका डेटा टाइप, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। एक एस नाम का आपने एरे क्रिएट करा। भाई आप सिंपल से आप मुझे बात बताइए, अगर आप लिखते हैं INT, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने लिखा मान लीजिए INT और यहाँ लिखा मार्क्स, मार्क्स के आगे अगर आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा दें, जैसे आप मान लीजिए आप ये नेम है, कैर लिखा आपने, नेम लिखा और यहाँ सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या पास कर दिया आपने, 20 पास कर दिया, तो क्या होगा, इसकी वजह से एक नेम नाम का एरे मेमोरी में क्रिएट होगा। सही है। और उस नेम नाम के एरे के अंदर सारी की सारी लोकेशंस किस टाइप की होंगी, कैरेक्टर टाइप की। किस टाइप की, कैरेक्टर टाइप। तो ठीक वही तो काम हमने यहाँ भी करा। यहाँ पर हमने एक एस नाम का एरे क्रिएट करा, उसका साइज क्या पास कर दिया, 100। इसका मतलब एस नाम का जो एरे है उसके अंदर ये 100 लोकेशन क्रिएट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 99 इंडेक्स। कितनी लोकेशन क्रिएट हुई, 100 लोकेशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, वो जो एस नाम का हमने एरे क्रिएट करा है उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यानी क्या कि वो जो आपने एरे क्रिएट करा है उसमें ये जो लोकेशंस है, पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये जो लोकेशन है ये अपने आप में एक बच्चे का रिकॉर्ड है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो एक लोकेशन है वो किस टाइप की है, वो लोकेशन है स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप की। और स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपने क्रिएट जो करा था उसके अंदर 4 फील्ड थे, नाम, रोल नंबर, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। तो इसका मतलब जो एक लोकेशन है वो एक लोकेशन नहीं, वो अपने आप में क्या है, पहले बच्चे का रिकॉर्ड है। ठीक है। दूसरी लोकेशन दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड, तीसरी लोकेशन तीसरे बच्चे का रिकॉर्ड, चौथी लोकेशन चौथे बच्चे का। तो आपने एस नाम का जो एरे क्रिएट करा उसमें सारी की सारी लोकेशन अपने आप में स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप की है, यानी कि एक बच्चे का रिकॉर्ड है। ठीक है। अब देखिए जरा, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट को रखा है, पहली लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले बच्चे का रिकॉर्ड हुई और उस रिकॉर्ड में कितने कंपोनेंट हुए, 4, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। ये चौथा कंपोनेंट किस टाइप का था, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन आपने वेरिएबल क्या डिक्लेयर करा था, आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा था स्ट्रक्ट डीओपी के आगे v1। किस टाइप का वेरिएबल था ये आप वेरिएबल था आपका v1। ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये जो v1 वेरिएबल है, ये v1 वेरिएबल नाम में क्या है, स्ट्रक्चर। तो इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, ये जो लोकेशन है इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, डे, मंथ और ईयर। ठीक है। अब आइए जरा स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करें, n और i। n का मतलब कि कितने बच्चों का रिकॉर्ड आप इनपुट कराना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा और देन उसके बाद मैंने लिखा scanf % d एड्रेस ऑफ n। यानी कि अगर मैंने n की वैल्यू इनपुट कराई 3 तो मैं 3 बच्चों का रिकॉर्ड इनपुट कराना चाह रहा हूँ। अगर n की वैल्यू मैंने इनपुट कराई 5 तो इसका मतलब मैं 5 बच्चों का रिकॉर्ड इनपुट कराना चाह रहा हूँ। कितने बच्चों को मैं रिकॉर्ड इनपुट कराना चाह रहा हूँ, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है। अब आइए देखते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। आपको अच्छे से पता है ये लूप मैंने क्यों लगाया। 1D एरे आपने डिक्लेयर करा था और 1D एरे के अंदर अगर आपको वैल्यूज इनपुट करानी है, if you want to input values in 1D array, if you want to initialize 1D array at runtime, then you have to use this loop for I equal to 0 I less than n I plus plus। जब 1 डायमेंशन एरे मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां बताया था आपको 1D एरे में आप किस तरह से लोकेशंस के अंदर वैल्यूज इनपुट करते हैं और किस तरह से आप 1D एरे के कंटेंट प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं, इस लूप को बड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए i की वैल्यू 0 है, मान क्या लीजिए आपने i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करी, 0 है मान लीजिए, और n की वैल्यू 3 है। तो 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। मैं n की वैल्यू 3 लेके चल रहा हूँ। 3 का मतलब कि मान लीजिए मुझे क्लास में 3 बच्चों का रिकॉर्ड रीड कराना है, n की वैल्यू 3 इनपुट कराई मैंने, तो 0 लेस देन 3 ये 3 बार लूप चलेगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, printf enter record of student %d और क्या लिखा i plus 1। तो इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन पर लिखा आएगा एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट और %d की जगह वैल्यू प्रिंट होगी i plus 1 की, यानी कि लिखा आएगा एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1। इसका मतलब क्या कि आप इसका मतलब क्लास में जो पहला बच्चा है उसका रिकॉर्ड इनपुट कराने की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आपने जो है आपने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, प्रिंटफ एंटर नेम, यानी कि पहले बच्चे का आप नेम इनपुट कराने की बात कर रहे हैं। अब नेम क्या है, नेम क्या है, नेम अब नाम में स्ट्रिंग है तो उसके लिए फंक्शन क्या यूज होगा, गेट्स। ठीक, अब गेट्स के आगे बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी, si डॉट नेम, si डॉट नेम। क्या मतलब है इसका, देखिए जरा, i की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 0, यानी s के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है इस टाइम वो 0 है, और डॉट नेम ऐसा मैंने क्यों लिखा, जरा ऊपर लोकेशंस पे जाइए तभी समझ में आएगा। s नाम का जो एरे आपने क्रिएट करा था यहाँ पर, वो किस टाइप का था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। अब ये बताइए आपको, मान लीजिए इस s की पहली लोकेशन एक्सेस करनी है, अगर आपको किसी एरे की लोकेशन एक्सेस करनी है तो एरे की लोकेशन एक्सेस करने का तरीका क्या है, आप लिखते हो एरे का नाम s और सबस्क्रिप्ट के अंदर आप वो इंडेक्स वैल्यू पास कर देते हो जो एलिमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हो। मान लीजिए अगर आपको इस पहले लोकेशन को एक्सेस करना है तो सीधी सी बात है, आप s लिखोगे और सबस्क्रिप्ट के अंदर 0 पास करोगे तभी तो ये लोकेशन एक्सेस होगी। ये तो 1D एरे का पहला रूल है, ठीक है। तो इसलिए वहां आपने फॉर लूप में देखा होगा ध्यान से, यहां पर मैंने क्या लिखा था, si डॉट नेम, यानी कि s के अंदर अगर मैं 0 पास कर रहा हूं तो मैं इस एरे का पहला एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूं, ये यानी कि मैं पहले बच्चे को एक्सेस कर रहा हूं, पहले बच्चे का रिकॉर्ड। ठीक, अब उस पहले बच्चे के रिकॉर्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एरे के अंदर जितनी भी लोकेशंस हैं वो सारी की सारी अपने आप में स्ट्रक्चर है। ठीक, ये जो पहली लोकेशन है वो किसका है, पहले बच्चे का रिकॉर्ड है। तो अगर आपने s के अंदर 0 पास करा और आप उसका कौन सा कंपोनेंट एक्सेस करना चाह रहे हो, भाई अगर आपने s0 लिखा तो s0 का मतलब हो गया पहला बच्चा, लेकिन पहले बच्चे का कौन सा कंपोनेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हो, नाम, उसका रोल नंबर इनपुट करना चाह रहे हो, मार्क्स इनपुट करना चाह रहे हो, या उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी कौन सी कंपोनेंट की वैल्यू आप इनपुट कराना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से हमने वहां पर क्या लिख दिया, si डॉट नेम। तो मैंने si डॉट नेम का मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले बच्चे का रिकॉर्ड के तौर पे उसका नाम इनपुट करा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू तो 0 है ही, देखिए, तो मैंने अब यहाँ लिखा एड्रेस ऑफ si डॉट रोल नंबर, यानी कि मैंने पहले बच्चे का रोल नंबर इनपुट करा दिया। ठीक, फिर यहाँ लिखा si डॉट मार्क्स, यानी कि मैंने पहले बच्चे के मार्क्स इनपुट करा दिया। अब आती है डेट ऑफ बर्थ की बात। तो देखिए मैंने लिखा एंटर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर मैंने 3 परसेंटाइल डी पास करे स्कैनफ के अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसका रीजन सबको पता है कि जो डेट ऑफ बर्थ नाम का आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करा था उसके अंदर 3 कंपोनेंट थे, डे, मंथ और ईयर। तो आइए जरा ऊपर देखते हैं, ये देखिए जरा, देखिए जरा डे को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर मुझे डे के अंदर कोई वैल्यू इनपुट करानी है तो उसे एक्सेस करने का तरीका क्या है, लिखूंगा मैं एड्रेस ऑपरेटर, लिखूंगा s के अंदर सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा i का मतलब क्या है, आपने जो वो लूप लगा रखा है फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, तो उस टाइम i की वैल्यू कितनी है, इस टाइम i की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब s के अंदर अगर मैं i पास करता हूं तो मैं पहले बच्चे की बात कर रहा हूं। अब si डॉट उसका कौन सा कंपोनेंट है, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है या v1 है, उसका कंपोनेंट v1 है, तो लिखूंगा एड्रेस ऑफ si डॉट v1। ठीक, अब जो v1 कंपोनेंट है, v1 अपने आप में क्या है, v1 डेट ऑफ बर्थ नाम का वेरिएबल था, तो उसके भी 3 कंपोनेंट थे, क्योंकि v1 क्या है, स्ट्रक्चर, डे, मंथ और ईयर। तो v1 में अगर आप किसकी वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हो, डे की, तो लिखोगे डॉट डे, यानी कि अगर मुझे डे एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ si डॉट, si के थ्रू एक्सेस करूंगा v1 को, क्योंकि इस एरे का कौन सा कंपोनेंट एक्सेस करना है, v1 डॉट v1, और v1 का कौन सा एक्सेस करना है, डे, तो डॉट डे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मैंने डे की वैल्यू इनपुट कराई i की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि पहला बच्चा, उसका कौन सा कंपोनेंट, डेट ऑफ बर्थ वाला, तो डॉट v1, क्योंकि मैंने स्ट्रक्ट dob v1 लिखा था। अब dob का कौन सा कंपोनेंट, डे, तो डॉट डे। ठीक, उसी तरह से अगर मैं मंथ की बात करूं तो मैंने लिखा एड्रेस ऑफ si डॉट v1, है ना, और v1 का कौन सा कंपोनेंट, मंथ। इस तरह से मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इनपुट करा दी। ठीक, एक बात बताइए, ये जो आपने बच्चे का नाम, रोल नंबर, मार्क्स और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ ये लिखी थी, इस टाइम i की वैल्यू कितनी थी, ये जो लूप ये जो आपने फॉर लूप की बॉडी अभी एग्जीक्यूट करी है वो i की किस वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करी है, ये आपने i की 0 वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करी है।
यानी कि आई की जब वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आपने पहले बच्चे का सारा जो भी डेटा है, सारा जो भी रिकॉर्ड है, उसका नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, उसका मार्क्स हो गया या उसका डेट ऑफ बर्थ, आपने वो सारा का सारा डेटा आपने इनपुट करा दिया। अब फॉर लूप की जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल किस पे जाएगा? अपडेशन पे। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर लूप कैसे चलता है, तो आई की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर हो जाएगी 1 और फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा इस कंडीशन पे 1 लेस देन n। n की वैल्यू आपने कितनी इनपुट कराई थी? 3। तो अब ये लूप चलेगा i की 1 वैल्यू के लिए। ठीक, अब नीचे क्या लिख, i 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आएगा और यहां पर लिखा जाएगा एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट परसेंटाइल d और लिखा i प्लस 1 और i की वैल्यू यहां से कितनी आई? 1। तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। यानी कि आपने जब i की वैल्यू 0 थी तो पहले बच्चे का सारा डेटा इनपुट कराया था। अब i की वैल्यू आपने अपग्रेड करके कितनी कर दी? 1। यानी कि अब i की वैल्यू 1 होगी। s के अंदर आपने क्या पास करा है? 1। और आप जानते हैं कि s क्या है? एक एरे, और एरे के अंदर अगर मैं 1 इंडेक्स पास करूंगा तो इसका मतलब उस एरे की मैं दूसरी लोकेशन एक्सेस कर रहा हूँ, यानी कि मैं दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड इनपुट कर रहा हूँ, है ना। तो अब i की 1 वैल्यू के लिए मैं दूसरे बच्चे का सारा रिकॉर्ड, यानी कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स और उसकी डेट ऑफ बर्थ, मैं उसका सारा का सारा रिकॉर्ड 1 बाय 1 इनपुट करा दूंगा। ठीक, तो इस तरह से ये लूप चलेगा। n की वैल्यू अगर आप 3 इनपुट कराते हैं तो ये लूप 3 बच्चों का डेटा एंटर करा देगा, और n की वैल्यू अगर आप 5 इनपुट कराते हैं तो ये 5 बच्चों का, यानी कि जितने बच्चे आप चाहें उतने बच्चों का डेटा आप सारा का सारा स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लूप। अब तो इस प्रोग्राम बड़ा इजी हो गया है, इस प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। देख लीजिए, अब देखिए ज़रा, जिस तरह से आपने 50 बच्चों का या 60 बच्चों का डेटा एंटर कराया लूप के थ्रू, अब उस डेटा को प्रिंट भी तो करना है। अभी तो आपने वो डेटा केवल इनपुट कराया है, रन टाइम पर इनिशियलाइज करा है, अब उस डेटा को प्रिंट करना है तो हमने एक लूप और लगाया। फॉर, आपको पता है 1 डायमेंशनल एरे में इनपुट कराने के लिए भी लूप लगाना पड़ता है और डेटा प्रिंट कराने के लिए भी लूप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 0 है। यहाँ पर क्या लिखा आएगा? रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1। ठीक है, 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आएगा, लिखा आएगा रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, यानी कि पहले बच्चे का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दीजिए। अब पहले बच्चे के रिकॉर्ड में क्या है? उसका नाम, प्रिंट एफ मैंने क्या लिखा? नेम। नेम आपको पता है नेम क्या है? नेम स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन यूज क्या करते हैं? पुट्स। तो हमने पुट्स लिखा और पुट्स के अंदर क्या पास कर दिया? si डॉट नेम। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का। i की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये क्या हुआ? इस s नाम मतलब जो एरे है उसकी पहली लोकेशन, यानी कि पहले बच्चे की हम बात कर रहे हैं, तो पहले बच्चे का नेम प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से i की वैल्यू 0 है तो पहले बच्चे का रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, पहले बच्चे का मार्क्स प्रिंट हो जाएगा और पहले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे और i की वैल्यू अपग्रेड हो जाएगी 1। 1 लेस देन 3, 1 लेस देन 3 भी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर लूप के अंदर दोबारा और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब ये जो लूप है, यानी कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के थ्रू क्या होगा? अब दूसरे बच्चे का सारा डेटा वो प्रिंट होगा। i की वैल्यू 1 है तो S1 का मतलब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, S के अंदर अगर आप 1 पास कर रहे हो तो S नाम के जो एरे है उसकी आप दूसरी लोकेशन एक्सेस कर रहे हो। दूसरी लोकेशन का मतलब हो गया दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड। तो उस बच्चे का आप नेम प्रिंट करा रहे हो, उस बच्चे का रोल नंबर प्रिंट करा रहे हो, उस बच्चे के मार्क्स प्रिंट करा रहे हो और उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को जहां पे हमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा रीड करना है या n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को एरे ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से। और साथ में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उस स्ट्रक्चर में कोई ऐसा फील्ड है जो अपने आप में खुद एक स्ट्रक्चर है, तो वहां पर हम यूज करते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। जैसे आपने यहां पर देखा कि जो आपने स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का क्रिएट करा था उसमें एक फील्ड था डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अपने आप में स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये भी सीखा कि स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा मेरा उसमें मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। अभी के लिए थैंक यू।